स्वागत है यार आपका जो आपके चैनल सुरेश आइए इसमें। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर द हिंदू की। ये करंट अफेयर का वीडियो मैंने आपको बना के दे दिया है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो द हिंदू में नहीं थी, जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सीरीज से लेके आई हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए जो लेके आने वाला हूँ ये और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज इसमें हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट टू विजिट इनकम क्राइटेरिया इनकम टैक्स क्राइटेरिया फॉर EWS कोटा। EWS क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज EWS? EWS का साफ साफ सा मतलब ये होता है कि यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिक वीकर क्लासेस की। ठीक है, EWS का साफ साफ सा मतलब यही होता है कि इसमें जो क्लास रहेगी वो इकोनॉमिक सेक्शन जो रहेगा वो इकोनॉमिक तरीके से वीकर रहेगा। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्राइटेरिया बना देना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाइलाइटर लेके आज पूरा आर्टिकल आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, तुम कर लेते हैं। The Union government on Thursday informed Supreme Court that it had taken the considered decision to revise the criteria of the इकोनॉमिक वीकर सेक्शन प्रोवाइड। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड सॉलिसिटर जनरल। पहले सोच सकते हैं ये किस चीज़ की यहाँ पे बात हो, तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो बात कर रहा है इकोनॉमिक वीकर्स जो सेक्शंस हैं उनके क्राइटेरिया को फिक्स करने को लेके। क्राइटेरिया का व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्राइटेरिया, कि हाँ इतना आप महीने का या सालाना कमाते हो तो आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में रख दिया जाएगा। अगर आप इतना महीने का सालाना कमाते हो तो आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस में रख दिया जाएगा। ये किसका कहना है? ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो कि ऐसा आप क्राइटेरिया फिक्स कर दो। तो ऐसा क्राइटेरिया के लिए क्या कहा है? जो सॉलिसिटर जनरल है, सॉलिसिटर जनरल इंडिया के कौन है? तुषार मेहता। और ये अटॉर्नी जनरल कौन है? वो है के वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल मतलब सरकार के वकील होते हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल की जो चर्चा है कौन से? एडवोकेट जनरल की चर्चा, अटॉर्नी जनरल की जो चर्चा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में की गई है। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। दूसरी, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंसीडर डिसीजन ऑन टू रिविजिट द क्राइटेरिया for determining economic weaker sections terms of the provisions of explanation of Article 15 of Constitution by the 103rd Act of देखिएगा वो 130 संविधान संशोधन जो था, जो 130वां संविधान संशोधन था वो क्या कहता था कि उसका संशोधन हुआ था हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में। बाय द वे कॉन्स्टिट्यूशन से याद आया, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो सबको हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। हमारे देश के संविधान की आपको रक्षा करनी चाहिए, हमारे देश के संविधान को आपको मानना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का संविधान मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ऐसा कोई किसी देश का संविधान नहीं होगा। तो यहाँ पे बात चल रही है इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए। तो इसमें आर्टिकल 15 में संशोधन करके इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की भी बात की गई थी। ठीक है, तो अब आर्टिकल 15 का इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को वो उसमें ये कि हाँ सही है। और दूसरी बात क्या है? द कोर्ट वॉज हियरिंग केस फाइल्ड बाय नीट एस्पिरेंट्स चैलेंजिंग अ जुलाई नोटिफिकेशन अनाउंसिंग 27 कोटा टू द OBC एंड 10% रिजर्वेशन टू द EWS इन ऑल कैटेगरी इंडिया कोटा कैटेगरी। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि नीट एस्पिरेंट्स के द्वारा कंप्लेन थी कि OBC वालों को 27 और 10% रिजर्वेशन जो EWS को मिल रहा है। तो एक फिक्स कोटेशन से आपको देखना चाहिए कितना एक क्राइटेरिया है। जैसे कि अभी का क्या क्राइटेरिया है कि आपको 8 लाख की सालाना 5 लाख की सालाना इनकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड देन द सेकंड क्राइटेरिया इज आपके नाम पे 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए और घर वर नहीं होना चाहिए। ये सब आपके कुछ क्राइटेरिया हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ कंसीडर डिसीजन टू रिविजिट क्राइटेरिया। कहा गया है, किसने कहा है? डॉक्टर ये जस्टिस GY चंद्रचूड़ के द्वारा। 4 वीक डिले द गवर्नमेंट एश्योर्ड द कोर्ट दैट नीट काउंसलिंग वुड बी
फेवरेट फॉर 4 वीक्स चिले डिसीजन वॉज टेकन ऑन द EWS। तो अब कहा है कि 1 से 4 हफ्ते में हम EWS पे लेंगे। मुझे लगता है जो भी शीतकालीन जो विंटर सेशन होगा इसमें EWS के बारे में कुछ डेटा हमको मिलेगा। तो हमको इससे इसी हमारे काम की न्यूज़ है कि EWS पे भी क्या क्या होगा। लेकिन फिर हम EWS के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं अगर EWS का नाम आया है तो। EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस है उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। फिलहाल के लिए UPSC हमारे एग्जाम में नहीं है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में ये सब आ चुका है। ठीक है, इनमें आर्थिक इनको मदद दी जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को। और रिजर्वेशन के बारे में कुछ पॉलिसी जानने के लिए एक वीडियो हम अलग से जरूर रिजर्वेशन पे बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं कवर किया। मैं इतने सारे एडिटोरियल्स देखा लोगों के, लेकिन इस न्यूज़ को किसी ने भी नहीं कवर किया। लेकिन देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके लिए इस न्यूज़ को कवर करके लाया हूँ। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। हमारी जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है उस पर हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ इज द क्रिप्टो एसेट बूम सस्टेनेबल। ये क्रिप्टो न्यूज़ पे ये इतना आर्टिकल है, इसको मैंने थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया है इसमें आर्टिकल में, तो इसको मैंने पूरा पढ़ा आर्टिकल, तो मैं आपको इस आर्टिकल को थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के लिए सरकार बिल लाने वाली है। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे इम्पोर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, फियाट करेंसी, और ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे इसको रफ करेंगे और हम फियाट करेंसी समझेंगे, हम क्रिप्टो करेंसी समझेंगे, हम फियाट मनी समझेंगे, हम ये सब ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो विजुअल लिक्विड मनी है। फियाट यानी आपको फिजिकल रूप से क्रिप्टो करेंसी जो है वो नहीं दिखती है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन जैसे। अब क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, और जब बनती है तो इसको कहते हैं बिटकॉइन ये क्रिप्टो माइनिंग। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन को पहला देश कौन सा है जिसने अपनी ये राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि नेशनल करेंसी बना ली है, तो अल सल्वाडोर। ठीक है, अब तो हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में और जान लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है, किसी ओनर नहीं है इसका, इट इज़ अ प्राइवेट करेंसी है। ठीक है, एक वर्ड बहुत अच्छा इसके लिए यूज़ आपके द हिंदू ने किया है, वो प्राइवेट करेंसी है द क्रिप्टो करेंसी। इसके ऊपर सरकार एक बिल लाने वाली है शीतकालीन ये क्षेत्र में, तो उसमें हमको और इसके बारे में जो है थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। किसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमको थोड़ी सी और जानकारी मिलेगी। बहुत स्लो हो गया। क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी जो है वो और मिल जाएगी। तो और क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे और नुकसान की तरफ हम बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसीज के फ़ायदे, जब से डीमोनेटाइजेशन हो गया है तब से लोग जो है वो फिजिकल मनी को छोड़ के जो लिक्विड मनी है, जो डिजिटल मनी है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ऐसी चीज़ जिसका रातों रात भाव बढ़ जाता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का भाव रातों रात बढ़ गया, तो पब्लिक का इन सब में इंटरेस्ट होता ही है। वैसे इसको अभी तक इंडिया ने लीगल नहीं किया है, और हो सकता है जब क्रिप्टो करेंसी पे बिल आएगा और यहाँ पे सिडनी समिट में जाके, सिडनी के वार्ता में जाके मोदी जी ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में कई सारी चीज़ें कही हैं, तो हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी हमारे यहाँ पे भी लीगल हो जाए। करेंसी नहीं बनेगी, आप इतना मत समझिए कि करेंसी, हो सकता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है वो लीगल हो सकती है। देयर इज सम चांसेस फॉर लीगलाइजेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। ठीक है, तो विल डू नेक्स्ट न्यूज़। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ में किससे बात की गई है, नेक्स्ट न्यूज़ में ये बात की गई है आपके सेटिंग अ टोन एट ग्लासगो द जॉब अहेड इन दिल्ली। इसमें सस्टेनेबल पूरी डेवलपमेंट की बात की गई है। इसमें कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, हम उन पॉइंट्स को थोड़ा सा बात करते हैं। At COP26 Glasgow, October 31 November, India successfully challenged a 40-year-old frame global climate policy that pointed a finger at developing countries with the alternate frame on climate justice. The unjust lifestyles of wasteful patterns of the balance, the political interpretations of data 2017. जैसा आप सब जानते हो कि अभी जो ये COP26 की बैठक हुई थी, इसमें इंडिया ने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा है कि हम जो है वो नेट ज़ीरो कर लेंगे। कब तक नेट ज़ीरो कर लेंगे हम लोग, 2070 तक जो है हम लोग वो नेट ज़ीरो कर लेंगे। तो इसके लिए कुछ जॉब्स भी हो सकता है इसमें ना। देखिएगा, इसमें कई लोग कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है, मैं कह रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ भी सकती है और ये भी हो भी सकता है। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं ऑथर जो सेकेंड लाइन कहना चाहते हैं वो है G no longer has a rule set. The problem, as Gandhiji had also observed in really Western civilization, it also accounts for the spirit of criticism of Indian open challenge. The plenary and getting the global agreement just transition of down फेज आउट कोल. फेज आउट का मीन क्या है? फेज आउट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है. मतलब ये आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों है, अगर आपने COP 26 में इंडिया में क्या क्या हुआ है नहीं देखा, नहीं कहीं पढ़ा, तो ये आर्टिकल को पढ़ के आप सब समझ जाएंगे. यहाँ पे कोल को फेज आउट करने की जो बात कही गई थी, फेज आउट द कोल को जो बात कही गई थी, उस पर क्या था? फेज आउट का मतलब क्या होता है कि कोल को पूरी दुनिया यूज़ ही नहीं करेगी, कोयला को पूरी दुनिया जो है वो यूज़ ही नहीं करेगी, और जब कोयला यूज़ नहीं करेगी तो गरीब देश तो नहीं रह पाएंगे. ठीक है, तो इसमें इंडिया ने फेज आउट की जगह फेज डाउन वर्ड यूज़ किया था कि हम इसको कम यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम इसकी जो यूज़ करने की मात्रा है हम इसको थोड़ा सा कम कर देंगे. ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंडिया विल बी इन्वेस्टिंग. द डिबेट हैज़ नाउ शिफ्टेड टू नेशनल लेवल विद द क्वेश्चन ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ द ग्लोल. हर अगेन मोस्ट ऑफ द कंसर्न्स मिरर. अब जो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि अब जो बात है वो नेशनल लेवल पे जा उठी है. पहले क्या था? इंटरनेशनल थी, अब लेकिन ये नेशनल बात उठ चुकी है, इकोनॉमी से लेके बात उठ चुकी है, क्योंकि अब इंडिया ने वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे तो जाके अनाउंस कर दिया कि हाँ हम 2070 तक नेट ज़ीरो कर लेंगे. लेकिन यहाँ पे इनको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना खर्चा करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात कही है. This should be on focus. Third, equally important, will be achieving more equal distributing from the wealth with the minimum prosperity and affordable energy use for all. Example, housing and doing away the bloom lamps. Indian civilizations value already the latest यहाँ पे वेजिटेरियनिज्म की बात की गई है हमारे, कि इंडिया को इन सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा कि जो वेजिटेरियनिज्म है, और हमको फिर भी प्लांट्स वर्क फॉर पार्लियामेंट आफ्टर द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एंड द ग्लोबल एनवायरनमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड इन 1976 इंक्लूड प्रोटेक्शन. यहाँ पे बात करें कि पार्लियामेंट को भी वर्क करना पड़ेगा. आप जानते हो कि एक ही बार, सबसे पहली बार जब स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था, तो एक ही बार जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था तब एनवायरनमेंट को लेके बात हुई थी, वरना बहुत कम संवैधानिक संशोधन में जो है वो एनवायरनमेंट वाली बातें होती हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज द हिंदू में इतना ही था. मिलेंगे अगले इकोनॉमिक्स वाला. मुझे लगता है आपने वीडियो देख लिया, और मेरे ख्याल से आज रात तक आपको मिल जाएगी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सेकेंड वीडियो. ठीक है, तो बाय बाय, गुड नाइट.